हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हमारे पास आ चुका है क्लास 11th का हिंदी का हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कि हमारा मैक्सिमम 80 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें हमें 3 घंटा दिया गया था इसको करने के लिए। तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हमारा मुश्किल था या आसान था। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इस प्रश्न पत्र को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, का, खा और गा। इसमें इन 3 खंडों में टोटल हमारे जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी यानी अनिवार्य हैं, सारे आपको करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सिर सीधा किस क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन है क्या। नीचे दिखे गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पूरा काव्यांश हमें दे रखा है, काव्यांश पढ़कर हमें हमसे जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं हमें उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिंपल मेथड बताऊं, तो आप सबसे पहले क्या करो, जाकर क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, देन उसके बाद जाकर आप ये पूरा काव्यांश पढ़ो, तो आपको ज़्यादा आसान होगा, आपका समय भी बचेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन जो हमारा भाग 1 में पूछा गया, अनुशासन किसे नियंत्रित करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो हमारा अनुशासन है, इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा माध्यम हमारा सबसे बढ़िया रहेगा, खुद को या परिवार को या अपने दोस्तों को या विरोधियों को। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ए। जब आपको अनुशासन चाहिए तो आपके ऊपर खुद के ऊपर नियंत्रण होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनकर लिखिए। अब हमारे पास कथन और कारण वाला आ चुका है। अनुशासन मानवीय संसाधन का मूल तत्व है। अनुशासन से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, असफलता और आत्मविश्वास का विकास होता है। ठीक है, हमारा कथन और कारण ये दोनों दे रखा है। अब हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अब जो इसका राइट आंसर है वो हमारा गा। कथन और कारण दोनों सही है और ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि कथन और कारण में क्या दिया गया है कि अनुशासन मानव संसाधन का एक मूल तत्व है। मानवीय संसाधन का एक मूल तत्व क्या है? अनुशासन। और अनुशासन से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, सफलता और आत्मविश्वास का विकास होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, कथन और अभी कारण वाला। सॉरी ये वाला अनुशासन के बिना। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें पूछ रखा है कि अनुशासन के बिना जीवन क्या है? परिपूर्ण है या व्यवस्थित है या सुखद है? अधूरा। इसका राइट आंसर आपको बिना पढ़े समझ में आ जाना चाहिए कि अधूरा है इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि अनुशासन व्यक्ति को किस प्रकार की क्षमता प्रदान करता है ना। अनुशासन व्यक्ति को किस प्रकार की क्षमता प्रदान करता है? अगर आप डेडिकेट रहोगे, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को करोगे तो आपके अंदर स्किल डेवलप होगी। क्या स्किल डेवलप होगी? अब आप जाकर ऊपर जो हमारा काव्यांश दे रखा था, इस पूरे काव्यांश को पढ़कर ये जो 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस, आप इसके आंसर दे सकते हो। जैसे जीवन में संतुष्टि और सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है ना। व्यक्तित्व के निर्माण में अनुशासन की क्या भूमिका है ना। और अनुशासन के बिना व्यक्ति की प्रगति बाधित हो सकता है। इन सबको स्पष्ट करना है किससे? काव्यांश को पढ़कर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमारा ये जो हमारा अंश दे रखा है, हमें कविता दे रखी है, इस कविता को पढ़कर नीचे हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हमें आंसर बताना है। तो सेम मेथड आप यहाँ पर भी लगाओ। सबसे पहले आप क्या करो, अपना क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। आज विगत युग के पतझड़ पर तुमको नव मधुमास खिलाना। पंक्ति में विगत युग पतझड़ से क्या आशय है? अब सबसे पहले जो पतझड़ में से आपका ये आया है कविता, आप कविता को पढ़ोगे कि आशय क्या, देन उसके बाद अपना आंसर दे दो। ये ज़्यादा सिंपल मेथड है। और इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है लास्ट गा, पुरानी सोच और जड़ता। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। गद्यांश के अनुसार जीवन पथ पर जब मुश्किल आती है तो सामान्यतः क्या होता है ना। जीवन पथ पर जब मुश्किलें आती हैं तो क्या होता है? इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? खा। हमारा मन विचलित हो जाता है। क्या होता है? हमारा मन विचलित होता है, इधर से उधर भटकता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, पिक्चर थोड़ी ब्लर है दोस्तों, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के रख लेना। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, अभी कथन और अभिकरण वाला फिर से आ गया ये, सॉरी कथन है, कथन दिया हुआ है हमें। कथन, व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को लक्ष्य बदल लेना चाहिए। व्यक्ति को संघर्ष करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। सो इसका विकल्प में हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा घ। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें हमारा ठीक है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेसफुल चाहिए, तो आपको तीनों चीज़ें माननी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू जो आपका अंश दे रखा है उसमें से। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कविता के माध्यम से कवि ने किसे संबोधित किया है। अब कविता के माध्यम से कवि युवाओं को करना चाहता है, जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, उस यूथ को करना चाहता है, जो नौजवान है। मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ता है और कैसे? काव्यांश के आधार पर आप उत्तर दीजिए। ठीक है, अब जो साहसी और संकल्पी लोग होंगे, जो साहस जिनके अंदर कूट कर साहस भरा होगा, और जो संकल्प, जो जिस चीज़ का भी दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, वो इन मार्ग में जो आने वाली रुकावट है उनको वो तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा जो सक्सेसफुल व्यक्ति हो किसी भी सिचुएशन से निकल जाता है, जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसके अंदर दृढ़ संकल्प जिसने ले रखा हो, जो साहसी हो, वो इन चीज़ों से निकल जाता है, इन रुकावटों से निकल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया कवि देश के नवयुवकों से आह्वान क्यों कर रहा है। क्योंकि वे राष्ट्र के क्या भविष्य हैं। जो यूथ है, जो हमारा यूथ है, अगर यूथ ही बिगड़ जाए तो हमारे जैसे देश है उसका डाउनफॉल होता जाएगा। अगर आप यूथ को सुधारोगे तो देश अपने आप ग्रो होगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया है भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई, है ना। भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई, जिसका राइट आंसर हमारा जुगल किशोर शुक्ल द्वारा ये की गई थी। अब हम चलते हैं सेकंड पे, संचार के एक सशक्त साधन के रूप में समाचार पत्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए। किस पे? समाचार पत्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए कि जो समाचार पत्र है, जो ये क्या है, जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम जनसंचार कर सकते हैं, है ना। समाचार द्वारा आपको चीज़ें पता चलती हैं कि क्या घटित हो रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता चलता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड है हमारा, इस पर थर्ड पे, वर्तमान में जनसंचार हमारे जीवन शैली का अभिन्न अंग है। सही बात है, इसको स्पष्ट कीजिए कि जो जनसंचार है हमारे जीवन शैली का अभिन्न अंग है। कैसे? समाचार पत्र हम किसके द्वारा देखते हैं? टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, इंटरनेट, है ना, इन सब के माध्यम से हम देख पाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि करंट अफेयर्स के बारे में हम जान पाते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं जनसंचार के माध्यम से। तो ये एक अभिन्न अंग है हमारी जीवन शैली का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में दृश्य लेखन। देखो गाइस, दृश्य लेखन आ चुका है, मैंने आपको करवाया था अपने 2 दिन पहले, मैंने वीडियो पूरा ग्रामर सेक्शन का अपना बनाया था, व्याकरण का, जिसमें सारी चीज़ें मैंने दृश्य लेखन से लेकर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट करा दी थी। अभी हमारा आ गया फिर से 120 शब्दों में जिसको आपको लिखना है। तो पहला क्या है इसमें, किसी साहित्यिक बाजार, साप्ताहिक बाजार का दृश्य, जो कि वेरी इजी है। आप साप्ताहिक बाजार के बारे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप जाते हो या गए हो या इमेजिनेशन से थ्रू भी। किसी बस स्टेशन का दृश्य बना सकते हो आराम से। अपने विद्यालय के पुस्तकालय का दृश्य, है ना, फॉर्मेट भी उसमें आपको मैंने बताया था किस तरीके से क्या करना है, दृश्य लेखन कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5, अपने विद्यालय में पेयजल की असुविधा का उल्लेख करते हुए प्रधानाचार्य को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, है ना। अब आवेदन पत्र भी हमारा आ गया, ये भी मैंने कराया था आवेदन पत्र, है ना, कि अपने प्रिंसिपल को ये बताना है आपको कि स्कूल में क्या जल की असुविधा है। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी आपको मैंने पहले बताया था। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आगे और क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये है हमारा, अपनी कॉलोनी में आयोजित आँखों की जांच के लिए शिविर चेकअप कैंप पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रतिवेदन तैयार करना है मीन्स एक नोटिस टाइप, जैसा कि आपने इंग्लिश में नोटिस पढ़ा होगा, नोटिस, इसमें आवेदन पत्र तैयार करना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने,
जिसमें हमसे पूछा गया है, हाँ ये इसका अथवा है। अथवा आप अपने विद्यालय के खेल सचिव हैं। आगामी अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता के संदर्भ में क्षेत्रीय विद्यालय के खेल सचिवों के साथ बैठक संपन्न हुई। उसका कार्यवृत्त लिखना है आपको। कार्यवृत्त आ गया है ना। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। डायरी लेखन स्वयं के साथ अतरंग साक्षात्कार है, स्पष्ट कीजिए। अब ये जो हिंदी के इस टाइप कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डायरी लेखन आ गया है ना, नीचे पटकथा मैंने करवाया था, ये भी परसों करवाया था, मेरे को अच्छे से याद है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप लिख कर आए होगे पटकथा होती क्या है ना। तो अब जो डायरी लेखन और पटकथा, इन जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, पटकथा तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो डायरी लेखन है पढ़ना ये भी पड़ेगा, लेकिन इसको आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू भी एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ सकते हो, जिसके टीचर मार्क्स अच्छे से दे देता है। जैसे कि अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 40 शब्दों में आपको लिखना है। अब 40 शब्दों में कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता तो छोड़कर आ जाते हैं। तो छोड़कर आपको नहीं आना है, जो मन में आपके है डायरी लेखन से रिलेटेड वो चीज़ें आप लिख कर आ सकते हो, मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं खंड गा में। अंतरा भागवन पाठ्य पुस्तक के आधार पर अब हमारा चैप्टर के आधार पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब पहला अपना काव्यांश है, कहाँ गया धनपति कुबेर वे। पढ़ ही देता हूँ। कहाँ गया धनपति कुबेर वे, कहाँ गई उसकी वे अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही, गंगा जल का ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं कहीं पर, कौन बताए वे छाया में। ठीक है। अब जो हमारी कविता दे रखी है इसको आप पूरा पढ़कर देन उसके बाद इसका आंसर आप दे सकते हो, जो कि हमारे पाठ में से पूछा गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कुबेर को किसका स्वामी कहा गया है, बादल का, है ना, बादल का। इसका राइट आंसर बादल है हमारा पहला। अब प्रस्तुत काव्यांश में किसको बहुत ढूंढने की बात की जा रही है, कालिदास जी को ढूंढने की बात की जा रही है, अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो। अब हमारा है थर्ड, जो कि हमारा अभिकथन और कारण वाला इसमें आ गया है। ठीक है। सबसे पहले हम कथन इसका पढ़ लेते हैं। कुबेर, अलका, मेघदूत आदि को कवि कल्पित कहा गया है। इसका कारण क्या है, कवि को इनका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर हमारा गा है। गा यानी कारण और अभिकथन दोनों की सही व्याख्या कर रहे हैं, दोनों ठीक और एक दूसरे की सही व्याख्या भी ये कर रहे हैं। अभी इसका फोर्थ पार्ट जिसमें पूछा गया नभ चुंबी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा आकाश को छूने वाला। आकाश को भेदने वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हमारा आकाश को छूने वाला। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ जो पार्ट है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुबेर बारिश की देवता है ना, या कवि ने कैलाश पर्वत को देखा, या कवि ने बादल को घिरते देखा। अब इसका सही आंसर हमारा क्या है, इसका सही आंसर हमारा है थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही ठीक हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देना है। यह हमारा फिर से चैप्टर में से आ गया, कहानी आ गई हमारी बालम आवो हमारे गहरे। पद में कबीर ने बालम कहकर किसे संबोधित किया है। जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बालम आओ हमारे गहरे, ये हमारा जो कबीर दास जी द्वारा लिखा गया हमारा चैप्टर है। सो इसमें से पूछा गया, आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है। अब वैसे हमारे इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 2, 6। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हमारे चैप्टर वाइज पूछे गए हैं। जैसे कि एक ये भी है हमारा जाग तुझको दूर जाना है, और एक संध्या के बाद, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में से अगर आपने लिटरेचर पार्ट्स पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पर, इसमें हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। अब आपका सप्रसंग व्याख्या आ चुका है यहाँ पर। चीर सगज आँखें उद्दीगनी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, है ना। ये आपको जाग तुझको दूर जाना में से आपको सप्रसंग व्याख्या आपको इसमें करनी है। जैसे कि आपको इसका फॉर्मेट पता होगा कि किस तरीके से आपको करना है। कविता का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, और जिस बुक में से
लिया गया है उसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब फिर से हमारा काव्य गद्यांश है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके प्रश्न का आपको आंसर देना है। सेम मेथड जैसा मैंने बताया था पहले कि आप क्या करो, सबसे पहले जाओ इस सवाल को पढ़ो, देन ऊपर उसे पढ़ो आप। वह अपने सुख को होम करके पंक्ति में होम शब्द का क्या आशय है। जो होम शब्द है उसका आशय हमारा है त्याग से, त्याग करने की बात की जा रही है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर मतलब इसका सेकंड पार्ट पे। जो हमारी उन्नति के पथ में कांटा हो उसके लिए लेखक ने क्या करने को कहा है। जड़ खोदकर फेंकने के लिए, इसका राइट आंसर है हमारा गा। जड़ खोदकर फेंकने के लिए, ना ही डर कर भाग जाने के लिए, ना ही भूमिगत के लिए, ना ही हमारा आचरण में सुधार लाने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसके थर्ड पार्ट। इसमें लेखक के द्वारा अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कसने का आग्रह किसने किया, मतलब किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया। सो इसका राइट आंसर हमारा खा रहेगा देश का हित चाहने वालों से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें जो धर्म की आड़ में, देश की चाल की आड़ में, सुख की आड़ में छिपे हैं, लेखक ने उन्हें क्या कहा है ना। लेखक उसे क्या कह रहा है जो कि देश की आड़ में है ना, चाल की आड़ में और सुख की आड़ में छिपा है, उसको कायर कहने की बात की जा रही है। सिंपल सी बात है, कायरी बोलेंगे, हितैषी या आलसी तो बोलेंगे नहीं उसे, या चोर तो बोलेंगे नहीं। सो अब हमारा है पॉइंट 5। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से किसी सही विकल्प को चुनकर लिखिए। आपका अभी कथन और कारण हमारा है, कथन पढ़ लेते हैं। हमें अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजना चाहिए। जो हमारी खराबियाँ हैं उसके हमें मूल कारणों को खोजना चाहिए, ये हमारा कथन है। और कारण हम देख लेते हैं, कारण क्या है इसका। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। सो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर है गा। मीन्स अभिकथन और कारण दोनों गलत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, है ना, जिसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देना है। जैसे कि आप देखो कि ईदगाह वाला चैप्टर हमारा आया है। इसमें ये कहानी में हामिद द्वारा अपने लिए कुछ नहीं खरीदना उसके स्वभाव की किन विशेषताओं को दर्शाता है ना। जैसे कि आपने हामिद वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ईदगाह, उसे पैसे दिए जाते हैं, उसकी दादी आमीना उसे पैसे देती है और उसे कहती है कि तू भी जा और अपने दोस्तों के साथ घूम। लेकिन सम्मी, नूरे, मोहसिन, ये जो इसके दोस्त होते हैं वो सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो नहीं खरीदता। तो उसका स्वभाव क्या दर्शाता है कि वह अपनी दादी आमीना से प्यार करता है। वो उनके बारे में सोचता है कि वो जब रोटी बनाती है तो चूल्हे से उनका हाथ जल जाता है, तो जब वो चिमटा खरीदता है इसीलिए वो चिमटा भी खरीदता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने के क्या कारण थे। जैसे कि सावित्रीबाई, ये ज्योतिबा फूले चैप्टर में से हमारा आया है। सावित्रीबाई जो कि उनकी वाइफ थी, और इनके जीवन क्रांतिकारी परिवर्तन आने का क्या कारण था। जैसे कि इन्हें, आपको पता है, बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था और इन्हें एक किताब दी गई थी, और ये शादी के बाद ये शिक्षित हो जाती हैं, और उनके बाद जैसे कि आपको पता है स्कूल भी खोलती हैं, है ना। उनके बीच काफ़ी अड़चनें आती है लेकिन इनका चल जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि कोई भी वकील लाल की पैरवी के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ, उसकी माँ के पाठ के आधार पर लिखिए। अब जैसे कि आपको पता है कि इंस्पेक्टर जब है वो लाल के घर पे आकर धमकी देकर जाते हैं कि कोई भी अगर इसका सपोर्ट करेगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, थाना जाना पड़ेगा, उसको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो इसलिए जो वकील लाल की पैरवी के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पुलिस का खौफ, वहाँ की शासन व्यवस्था का खौफ सबको था। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का सहप्रसंग व्याख्या करें। अब गूंगे का स्वर, अब गूंगे वाला हमारा चैप्टर है, सहप्रसंग व्याख्या करने को एक अथवा में दूसरा चैप्टर दे रखा होगा आपको। बहुत से लोग कहेंगे कि हमने पेट के धंधे के लिए छुट्टी हमारी रहती है, लेकिन बाबा साहब, ठीक है, एक ये वाला चैप्टर दे रखा है, यानी 2 चैप्टर में से आपको किसी एक चैप्टर का सहप्रसंग व्याख्या आपको करना है ना। जिसमें आपको बुक का नाम, कि इस बुक से ये लिया गया है, कवि उसका नाम, पोएट का नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए।
प्रचार प्रसार के पुराने तरीके और वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी चैप्टर में से है हमारा हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। और अगला हमारा आवारा मसीहा पाठ के आधार पर अंश बाल सुलभ चंचलताओं और शरारतों को रोचक ढंग से उजागर करता है। कौन सा अंश आपको अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, आवारा मसीहा में से हमारा सवाल आया है, आपको करना है। और बचपन का परिवेश हमारे व्यक्तिगत पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, ये भी आवारा मसीहा में से है, जो कि आपका ये हमारा 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चन, लेकिन 3 में से आपको 2 के आंसर देने हैं। सो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो एग्ज़ाम है जो 11वीं क्लास का कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी था, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जितने भी है ज़्यादातर इसमें से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में आए हैं, और व्याकरण में भी कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।